बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस टॉपिक को हम लोग ने स्टार्ट किया था। इनके हवाले से कुछ डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल्स भी हम लोग डिस्कस किए थे, और इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव किया गया था कि असल ये मॉडल के थ्रू क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस था वो हमसे रह गया था, वो था डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। यानी आज के हम लोग वो कंप्लीट आज के इस लेक्चर में हम लोग वो कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन करता है। उस प्रोसेस में कंप्लीट प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का, तो आपने बस ये 3 फेजेस याद रखने हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये 3 फेजेस के थ्रू होता है। यानी इनिशिएशन फेज़, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन फेज़, और थर्ड है टर्मिनेशन फेज़। जब ये तीनों फेजेस कंप्लीट हो जाती है तो डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। यानी डीएनए से वो क्या करता है, खुद से सेल्फ सिंथेसाइज करता है दूसरे डीएनए मोलेक्यूल को इस प्रोसेस के थ्रू, या पेरेंटल डीएनए से डॉटर टू डॉटर डीएनए बन जाते हैं इस प्रोसेस के दौरान। और दूसरी अहम पॉइंट आप लोग ने ये याद रखनी है इसके हवाले से कि इस कंप्लीट प्रोसेस में मुख्तलिफ टाइप के एंजाइम वर्क करते हैं। वन बाय वन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इनिशिएशन फेज़ क्या है, एक्सटेंशन फेज़ क्या है, टर्मिनेशन फेज़ क्या है। लेकिन मैं उन सारे एंजाइम का लिस्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जो कि इस 3 फेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट वर्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो इनिशिएशन फेज़ में 2 टाइप के एंजाइम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। वो एक है डीएनए गायरेज या डीएनए जाइरेज, जिसको हम लोग 2' आइसोमरेज एंजाइम भी कहते हैं। एक तो ये एंजाइम है डीएनए गायरेज, दूसरा है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, इनिशिएशन फेज़ में वहाँ पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और दूसरी जो पॉलीमराइजेशन फेज़ है इसमें 3 टाइप के इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। एक है प्राइमेज एंजाइम, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज 2। ये तीनों एंजाइम पॉलीमराइजेशन फेज़ में वर्क करते हैं। और थर्ड है टर्मिनेशन फेज़। इस फेज़ में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम ये दोनों क्या करते, वर्क करते हैं। तो कंप्लीट कितने हैं, 7 एंजाइम है जो कि इस कंप्लीट प्रोसेस में काम करते हैं। डीएनए 2' आइसोमरेज, डीएनए हेलिकेज, प्राइमेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब हम लोग फ़ौरन इनका फर्स्ट फेज़ शुरू करते हैं, इनिशिएशन फेज़। नाम से वजह है, ये इनिशियल फेज़ है, इनिशिएशन फेज़ है इस प्रोसेस का। अब इनिशिएशन फेज़ क्या होता है, इस फेज़ में यानी वो फेज़ जिसमें रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जगह पर डीएनए पर, तो उसको हम लोग कहते हैं इनिशिएशन फेज़ शॉर्टली। यानी इस फेज़ में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाते हैं, 2 इंपॉर्टेंट काम हो जाते हैं। पहला कौन सा है, रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फॉर्क। यानी द इनिशिएशन फेज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ replication bubble and replication fork which are formed at a particular site, जो कि बन जाते हैं एक ख़ास साइट पर, ख़ास जगह पर, जिसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। उस जगह को हम लोग कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ऑरिजिन ऑफ, ये आप लोगों ने याद रखना है कि रेप्लिकेशन बबल, ये एक बबल किस्म का, आप लोगों ने बबल देखा होगा बचपन में, आप लोगों ने इसके साथ खेला होगा। बबल छोटे बच्चे बनाते हैं ना, जो बबल बड़े बड़े स्फीयर शक्ल के, तो वो बबल की शक्ल का एक इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। वो बन जाता है कहाँ पर, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट पर। और उनके जो साइड होते हैं इस बबल के, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं इसको हम लोग। आप शायद ये चीज़ आप लोगों की थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो, लेकिन इसको हम लोग 1 बाय 1 डायग्रामेटिकली देखेंगे भी, समझेंगे भी। इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के हवाले से ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके हवाले से आप लोगों ने 3 बातें याद रखनी है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, पहली पॉइंट थी, ये नाम से ज़ाहिर, ये एक ऑरिजिन है यहाँ जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। इसलिए ये डीएनए के ऊपर एक ऐसा साइट है, एक ऐसा ऑरिजिन है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है और जहाँ पर रेप्लिकेशन बबल भी बन जाता है। तो इसके हवाले से पहली पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखनी है इसके हवाले से कि ये क्या है, यानी इट इज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स along the length of DNA from where process of replication began। ये जो है ना, ये एक ख़ास स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का एक ख़ास स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक ख़ास स्पेसिफिक सीक्वेंस है, एक ख़ास तरतीब है, एक ख़ास स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हो। और ये क्या पर होता है, along the length of DNA, डीएनए की लेंथ के साथ साथ
डीएनए की लेंथ पर मौजूद है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से क्या होता है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, बिगेन होता है। दूसरी पॉइंट ये कि ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये अगर हम लोग यूकेरियोट में देख ले तो इन यूकेरियोटिक डीएनए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज़ मोर देन वन। यूकेरियोटिक डीएनए में जैसे कि ह्यूमन है, दूसरी चीज़ें हैं, यूकेरियोटिक डीएनए में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक से ज़्यादा होता है। ये पॉइंट भी आप लोग ने याद रखना है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकेरियोटिक डीएनए इज़ मोर देन वन। ये पॉइंट भी आप लोग ने एक से ज़्यादा होता है, जबकि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए इज़ ओनली वन। प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओनली वन। ओके, आप हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। अच्छा, अब क्या है, ये तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होगा और जो है वहाँ पर रेप्लिकेशन बबल बनेगा। लेकिन रेप्लिकेशन बबल किस तरह बनेगा, ये पॉइंट भी थोड़ा ज़रूरी है। रेप्लिकेशन बबल किस तरह बनेगा, ये जो रेप्लिकेशन बबल है ना, ये जो रेप्लिकेशन बबल है क्या होता है, रेप्लिकेशन बबल इज़ फॉर्म्ड व्हेन डीएनए गैरेज या टोपोआइसोमरेज एंड डीएनए हेलिकेज एंजाइम, डीएनए गैरेज एंजाइम and DNA helicase enzyme work at its origin of replication, work at origin of replication। यानी replication bubble तब बनेगा जब origin of replication पर जाके टू एंजाइम वर्क कर ले। कौन से एंजाइम, DNA गैरेज यानी टोपोआइसोमरेज एंड DNA हेलिकेज एंजाइम। जब ये दोनों एंजाइम जाके origin of replication पर वर्क करते हैं ना, तो वहाँ पर replication bubble बन जाता है। अब ये बबल किस तरह बनेगा और ये दोनों एंजाइम वर्क किस तरह करेंगे, तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले इस एंजाइम का फंक्शन देखते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या करते हैं, तब जाके हमें समझ में आ जाएगा। तो जो डीएनए गैरेज एंजाइम है ना, ये क्या करते हैं, इसका भी एक अपना फंक्शन है। इसका फंक्शन ये है कि ये जो डीएनए है, ये चूँकि स्पायरल शक्ल का होता है, जैसा कि एक स्पायरल लेडर होता है, सीढ़ी होती है ना, जिसको हम लोग ऊपर चढ़ते हैं कमरे के ऊपर, अच्छा छत के ऊपर चढ़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेडर की तरह होता है, लेकिन स्पायरल लेडर का, जिस तरह क्या होता है, आपस में स्पायरल टर्निंग किया हुआ होता है उन्हें आपस में। अब ये एंजाइम जब यहाँ पर आता है तो स्पायरल फॉर्म से डीएनए को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है स्ट्रेट फॉर्म में, यानी स्ट्रेट लेडर लाइक फॉर्म। ऐसा शक्ल, ऐसा फॉर्म जैसा कि एक स्ट्रेट लेडर होता है, सीढ़ी। तो ये काम किसने किया, नहीं ये मैंने यहाँ पर रीड करके शो किया है। एंजाइम जब यह आता है तो शुरू करता है, यहाँ तक जो पहुँचता है तो कंप्लीट को स्ट्रेट कर देता है, इस डीएनए को स्पायरल फॉर्म से कन्वर्ट करता है स्ट्रेट फॉर्म में। ये फंक्शन है डीएनए गैरेज का। यानी जैसे कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, इट ओपन्स द टर्न्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स so that the DNA is converted from a spiral ladder-like form to a straight ladder-like form। ये क्या करता है, डीएनए के डुप्लेक्स के टर्न्स को ओपन करता है और इनको कन्वर्ट करता है स्पायरल से स्ट्रेट फॉर्म में। सिंपली आप लोगों को याद रखना है, ये किसका फंक्शन था, एस एंजाइम का फंक्शन था। आप शायद आप लोगों को जहन में ये भी आ रहा हो कि डीएनए हेलिकेज एंजाइम का क्या फंक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, इसका भी अपना फंक्शन है। पहले मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, फिर ऊपर पढ़ाऊँगा भी। ये एंजाइम क्या करता है, जब ये एंजाइम इसको स्ट्रेट कर देता है स्ट्रेट फॉर्म में, तो दूसरा एंजाइम आता है डीएनए हेलिकेज, यहाँ पर जैसे मैं शो कर चुका हूँ। ये यहाँ से आता है और इसके अंदर जाता है, और इनकी जो बेस पेयर्स है आपस में, जिन्होंने आपस में इनकी जो न्यूक्लियोटाइड्स से जो मेट्रोजेनल बेसिस है, जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ होता है, ये इनको ब्रेक करता चला जाता है, इस तरह ब्रेक करता रहता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है, और इसको इस तरह यहाँ पर एक बबल बन जाता है। जब ये तोड़ देता है, चूँकि ये आपस में दोनों स्ट्रेन आपस में जुदा हो जाता है, कि ये एंजाइम इनका फंक्शन ये है कि दोनों को बेस पेयर को ब्रेक करना। तो वहाँ पर जहाँ पर जिस तरह का एक शक्ल दिखाई दे, जिस तरह का एक बबल होता है, तो वहाँ पर डीएनए के अंदर बबल टाइप का शक्ल दिखाई देता है यहाँ पर। अब इस यहाँ पे मैं तेरी लिख चुका हूँ कि एंजाइम क्या करता है, इट ब्रेक्स डाउन द बेस पेयर्स ऑफ डीएनए सो द टू स्ट्रैंड्स ग्रेजुअली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड गिव अ बबल लाइक अपीयरेंस। यानी वो दोनों स्ट्रैंड आहिस्ता ग्रेजुअली सेपरेट हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं एक दूसरे से, और बिल्कुल एक बबल की तरह अपीयरेंस देता है, ज़हूर देता है, ज़ाहिर होते हैं। कहाँ पर, एट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऑरिजिन पर। तो ये इस डीएनए हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन था कि ये क्या करता है, ब्रेक डाउन बेस पेयर ऑफ डीएनए। अब ये जब ब्रेक हो जाता है, ये एंजाइम जब इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन बबल, ये ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट ये क्या है, रेप्लिकेशन बबल है। और इनका जो साइड है ना, ये साइड जो फ़र्क शक्ल का वाई शक्ल का दिखाई देते हैं, इस साइड को कहते हैं, इस रेप्लिकेशन बबल के जो साइड होते हैं,
इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, साइड ऑफ रेप्लिकेशन बबल होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर कितने एंजाइम ने काम किया, एक आया DNA टॉपोइसोमरेज जिसने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया DNA को। फिर दूसरा आया DNA हेलिकेज एंजाइम जिसने DNA के सारे बेस पेयर्स को ब्रेक डाउन किया, तोड़ दिया, इसको जुदा किया। अब इसके बाद क्या आता है, एक ख़ास प्रोटीन आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बेंडिंग प्रोटीन, क्योंकि ये जो स्ट्रैंड होता है ना, ये स्ट्रैंड चूँकि सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड के साथ ये प्रोटीन बाइंड हो जाता है। यहाँ पर मैंने रेड कलर से ड्रा किए हैं, ये इसलिए बाइंड हो जाता है ताकि इसको दोबारा पेयर अप से दोबारा जुड़ने से बचाया जाए। इसको इस तरह जुदा रखता है, दोनों सिंगल स्ट्रैंड को एक दूसरे से जुदा रखता है ताकि दोबारा आपस में बॉन्ड न बन जाए, दोबारा आपस में मिल ना जाए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पर होता है, फर्स्ट इनिशिएशन फेज़ में होता है। और यहाँ पर मैं इस प्रोटीन के हवाले से कुछ बात कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ। आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ बेस पेयर के ब्रेक डाउन के बाद द सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर प्रिवेंटेड टू पेयर अप अगेन बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड बेंडिंग प्रोटीन्स, जिसको हम शॉर्टली SSB कहते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ जब बेस पेयर्स की ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है, DNA के जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं इसको बचाने के लिए, अपने दोबारा जोड़े बनने के लिए, ताकि वो दोबारा पेयर अप ना कर ले, दोबारा जोड़े ना बनाए, तो इससे बचाने के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक ख़ास किस्म के प्रोटीन आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बेंडिंग प्रोटीन। ये नाम भी इस बेस पर दिया गया है कि ये जो प्रोटीन होते हैं ना, अब ये जो प्रोटीन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये क्या करते हैं, DNA के दोनों सिंगल स्ट्रैंड के साथ बाइंड होते हैं, इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहलाते हैं ये दोनों। यहाँ पर भी ये बाइंड हो जाते हैं, यहाँ पर भी बाइंड हो जाते हैं ये SSB प्रोटीन, ताकि इसको बचाए, प्रिवेंट कर ले DNA के दोनों सिंगल स्ट्रैंड को, कि वो दोबारा पेयर अप ना कर ले, दोबारा जोड़े ना बनाए, बॉन्ड्स ना बनाए। अब ये कंप्लीट क्या था, फर्स्ट इनिशियल फेज़ के अंदर ये कंप्लीट डिस्कशन था कि पहले क्या आता है, DNA गायरेज एंजाइम आता है, यहाँ पर इससे शुरू करता है और यहाँ तक चला जाता है कंप्लीट। अब इसको स्पाइरल फॉर्म से स्ट्रेट शक्ल में DNA को कन्वर्ट करता है, स्ट्रेट लेडर लाइक फॉर्म में। फिर आता है DNA हेलिकेज एंजाइम, ये शुरू करते यहाँ से इस तरह आता है, कंप्लीट के जो बेस पेयर्स होते हैं इसको ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पर बन जाता है रेप्लिकेशन बबल और यहाँ पर बन जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क, ये इनिशियल फेज में। और यहाँ पर दोनों DNA के दोनों सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं, जो कि एक टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, एक टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट एक सांचे की तरह, जो कि क्या करते हैं, विच डायरेक्ट दी सिंथेसिस ऑफ डॉटर स्ट्रैंड्स अलॉन्ग देमसेल्व्स। ये टेम्पलेट इसलिए टेम्पलेट की तरह काम करते हैं क्योंकि ये डॉटर स्ट्रैंड्स को, जो नए स्ट्रैंड बनने होते हैं ना, वो उसको एक ख़ास डायरेक्शन देते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, नए स्ट्रैंड को, डॉटर स्ट्रैंड जो बन जाती, जो जिसको बनना है इसके ऊपर नए स्ट्रैंड, इसको एक ख़ास इनको डायरेक्ट करते हैं कि आपने मेरे ऊपर मेरी जैसा ही बनना है, मेरे ऊपर इस तरह, मेरे ऊपर मेरी जैसा ही क्या करना है, बनना है आपने। तो इसलिए ये टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, एक सांचे की तरह। अब ये तो था इनिशिएशन फेज, जिसमें क्या हुआ, ये कितने फिनोमेना हुए। एक तो DNA स्पाइरल फॉर्म से स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, दूसरा DNA के बेस पेयर भी ब्रेक हुए, तीसरा रेप्लिकेशन बबल भी बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क भी बन गया। ये इवेंट्स कहाँ पर हुए, फर्स्ट इनिशिएशन फेज़ में। अब हम जाएंगे इनका जो पॉलीमराइजेशन फेज़ है कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट सेकंड फेज़ है पॉलीमराइजेशन फेज़। ये DNA का कौन सा फेज़ है और इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये जो पॉलीमराइजेशन फेज़ है, ये इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड्स अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन फेज़। यानी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं जिसको हम ओल्ड स्ट्रैंड कहते हैं, जो बन गए फर्स्ट इनिशिएशन फेज़ में, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर डॉटर स्ट्रैंड के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन फेज़। और इसी में यहाँ पर देखिए द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड्स, डॉटर स्ट्रैंड यानी दो डॉटर स्ट्रैंड होते हैं, इसको एक को हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा होता है लेगिंग स्ट्रैंड। एक कंटिन्यूस होता है, एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है। ये मैं डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगा कि लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है और लेगिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है। तो डॉटर स्ट्रैंड चूँकि दो होते हैं, तो इन डॉटर स्ट्रैंड को हम लोग ये नाम भी देते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लेगिंग स्ट्रैंड्स। ये जब टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर फॉर्मेशन करते हैं, बन जाते हैं, तो इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब ये प्रोसेस किस तरह होगा, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख चुका हूँ, लेकिन डायग्रामेटिकली भी मैं इसको समझा चुका हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो पहले इसको आप थोड़ा समझते हैं। द
डॉटर स्ट्रैंड आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीमरेज, यानी इनका जो डॉटर स्ट्रैंड है वो असल में दरअसल एक्चुअली सिंथेसाइज होती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ज़रिए से ही सिंथेसाइज होंगे। लेकिन यानी बट दिस एंजाइम ये जो एंजाइम है ना, बट दिस एंजाइम cannot work unless some nucleotides यानी ये क्या करते हैं, cannot work unless some nucleotides are arranged on template, यानी ये एंजाइम उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक उस टेम्पलेट के ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज ना हो जाए। यानी ये बात तो ठीक है कि जो डॉटर स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ज़रिए से, लेकिन ये एंजाइम उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज ना हो जाए। यानी ये कुछ थोड़ा सा स्टार्ट लेता है कि स्टार्ट को किसी और ने लेना है तब जाके मैं काम करूँगा, तो इसलिए सम न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज होना होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, तब जाकर डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा। तो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को कौन अरेंज करेगा टेम्पलेट के ऊपर, तो इसके लिए क्या होता है, फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए क्या होता है, फॉर दिस पर्पस प्राइमेज एंजाइम इज़ इन्वॉल्व, इस पर्पस में क्या होता है, प्राइमेज एंजाइम इज़ इन्वॉल्व टू अरेंज सम न्यूक्लियोटाइड्स ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। इस मकसद के लिए प्राइमेज एंजाइम, एक दूसरा एंजाइम आता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमेज एंजाइम, वो आता है और डीएनए टेम्पलेट के ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करता है। सच शॉर्ट फ्रेगमेंट्स अ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड प्राइमर, और इसको हम प्राइमर्स कहते हैं। जब प्राइमेज एंजाइम आता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करता है, तो उस छोटे से जो फ्रेगमेंट जो छोटा है ना कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का, इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्राइमर कहते हैं। प्राइमर ऐड हुआ, प्राइमर को कौन ऐड करता है, कौन अरेंज करता है, प्राइमेज एंजाइम अरेंज करता है। तो इसलिए आप लोगों ने इसके नाम से ही पता चल जाता है, आपने इस हवाले से याद रखना है कि प्राइमर को प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, अरेंज करता है। ईच प्राइमर, आप ये पॉइंट में आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ, ईच प्राइमर इज़ अ शॉर्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइमर क्या होता है, तो प्राइमर शॉर्ट आप लोगों को ये बताना है कि प्राइमर शॉर्ट फ्रेगमेंट होता है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का, और ईच प्राइमर इज शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए एक्ट एज ए स्टार्ट साइट फॉर एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज़। ये क्या होता है, एक शॉर्ट स्ट्रैंड होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का, एक शॉर्ट स्ट्रैंड होता है आरएनए का। ये चूँकि आरएनए के अंदर भी तो बड़े होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसलिए आरएनए का एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है प्राइमर, जो कि क्या करता है, स्टार्ट साइट की तरह किरदार अदा करता है, ऐसा जगह जहाँ से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने स्टार्ट करना है अपना फंक्शन, इसलिए इसकी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए ये प्राइमर ऐड किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट इनको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि पॉलीमराइजेशन फेज में क्या क्या होता है। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर द एस्टिब्लिशमेंट ऑफ प्राइमर की एस्टिब्लिशमेंट के बाद सिंथेसिस ऑफ डॉटर स्ट्रैंड बिगेन्स बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ज़रिए से ही क्या होता है, प्राइमर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज, जब प्राइमर एस्टिब्लिश हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो डॉटर स्ट्रैंड की सिंथेसिस शुरू हो जाती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ज़रिए से। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 किस्म के हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इनका यहाँ पर ओवरऑल जो प्रोसेस हुआ पॉलीमराइजेशन का उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि ये चीज़ तो पहले से बन गई होती है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन बबल है, एप्लीकेशन फॉर ये सारे होते हैं। एक बात तो ये कि ये जो रेड कलर के, ये जो ब्लैक कलर का आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है ओल्ड स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। ये जो ब्लैक कलर का आद आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये भी ओल्ड स्ट्रैंड है, और ये ऊपर वाला भी ओल्ड स्ट्रैंड है। अब ये क्या है, 3 प्राइम टू 5, और ये 5 to 3 है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, जैसा कि ये न्यू स्ट्रैंड भी बनेगा, न्यू स्ट्रैंड, इसको हम डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। जब ये 3 to 5 प्राइम है ये स्ट्रैंड, तो यहाँ पर जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा न्यू, ये यहाँ से 5 to 3 बनेगा और ये कंटिन्यूस होगा। इसके लिए भी यहाँ पर प्राइमर की ज़रूरत होगी पहले। अब यहाँ पर भी इस तरह बनेगा, ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस बनेगा। पहले क्या होगा, पहले प्राइमेज एंजाइम आएगा और यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, यहाँ पर अरेंज करेगा टेम्पलेट के ऊपर। ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं आप लोग, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है जिसको ये प्राइमेज एंजाइम ने यहाँ पर अरेंज किया। इस न्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं प्राइमर। प्राइमर क्या है, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। आरएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, फ्रेगमेंट होता है प्राइमर। जब प्राइमर ऐड होगा,
प्राइमर इसलिए ऐड होना ज़रूरी है क्योंकि जब तक कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड ना हो जाता है तब तक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम ही नहीं करता। तो इसलिए प्राइमर का ऐड होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये प्राइमर ऐड होगा और यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्टिविटी शुरू कर देगा। 5 से 3 के ऊपर इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रैंड बनना शुरू कर देगा। फिर यहाँ से अगेन प्राइमर ऐड होगा, जंप करेगा, फिर 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड को बनाएगा इस तरह, और इसके साथ न्यूक्लियोटाइड इस तरह बनेंगे। फिर यहाँ पर प्राइमर ऐड होगा और ये असल में इस तरह होता है कि ये जब यहाँ पर ऐड होता है तो इस तरह का डिसकंटिन्यूसली बना देता है। नहीं, जब यहाँ पर प्राइमर ऐड हो जाए तो यहाँ पर 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये क्या करेगा, क्योंकि ये स्ट्रैंड 5 टू 3 है तो इसीलिए ये अपोजिटली इस तरह के डायरेक्शन में क्या करेगा, बनाएगा इसको। तो क्या होगा, यहाँ से डिसकंटिन्यूसली ये बन जाएगा कम्प्लीटली इस तरह का न्यू स्ट्रैंड इसके साथ न्यूक्लियोटाइड। फिर ये प्राइमर जंप करेगा पीछे, यहाँ पर फिर यहाँ पर बनाएगा न्यू स्ट्रैंड, फिर यहाँ से जंप करेगा यहाँ पर, ये प्राइमर प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर इसको फिर बनाएगा और यहाँ से फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना एक्टिविटी स्टार्ट करेगा और स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा 5 टू 3 प्राइम। ये जो स्ट्रैंड होता है ना, ये जो ब्लू कलर का है, ये कहलाता है लेगिंग स्ट्रैंड। लेगिंग स्ट्रैंड इसलिए क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, और ऊपर वाला कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड, ये कंटिन्यूसली बन जाता है। आप होता है ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट बन जाते हैं ना न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यू स्ट्रैंड के, डाटर स्ट्रैंड के शॉर्ट फ्रेग, इसको हम लोग कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। इसको हम लोग कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। अब सवाल यह है कि ये अपोजिट में क्यों करेगा, जबकि जब एक स्ट्रैंड क्या हो 3 टू 5 प्राइम हो तो इनके ऊपर न्यू स्ट्रैंड क्यों बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि इनके ऊपर जिस अंदाज से न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए होंगे, जैसा कि यहाँ पर क्या है साइटोसिन, यहाँ पर क्या है थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। तो इनके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, जो बेसिस आएंगे वो अपोजिट होंगे। थायामीन के साथ क्या है एडेनिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन आएगा इनके ऊपर, और इसलिए गुआनिन के ऊपर साइटोसिन आएगा, एडेनिन के ऊपर थायामीन आएगा इस तरह। तो इसलिए 3 टू 5 आएगा और ये पहले ही से 3 टू 5 मौजूद था, 5 टू 3, तो इसलिए अपोजिटली बनेंगे। अब ये ओवरऑल क्या था, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी था कि इस तरह न्यू स्ट्रैंड बन जाते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लेगिंग स्ट्रैंड बन जाते हैं। आप हम लोग कहते हैं कि 3 टाइप के जो एंजाइम मैंने आप लोगों को बताए, एक था डीएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा था डीएनए पॉलीमरेज 3 और तीसरा था डीएनए पॉलीमरेज 2। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है, ये क्या करता है, इट परफॉर्म करता है, अदा करता है एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्मिनेशन फेज। ये टर्मिनेशन फेज में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑफ रेप्लिकेशन के। सो इट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट टू द डीएनए पॉलीमरेज 3 इन ए मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, जो मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मदद, सपोर्ट, हेल्प प्रोवाइड करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स इन रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए डैमेजेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ सेल के लाइफ टाइम के दौरान। जब डीएनए डैमेज हो जाता है, डीएनए का ख़राब हो जाता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो ये डीएनए की रिपेयरिंग करता है। रिपेयरिंग प्रोसेस में क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है, यानी दोबारा इनको मरम्मत करता है, बनाता है डीएनए पॉलीमरेज 2। तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है ना, इट इज़ द मेन एंजाइम दैट सिंथेसाइज बोथ डॉटर स्ट्रैंड्स। ये मेन एंजाइम है जो कि दोनों स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है अलॉन्ग द टेम्पलेट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के दौरान टेम्पलेट के ऊपर दोनों न्यू डॉटर स्ट्रैंड को ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है ये एंजाइम। आप हम लोग थोड़ा देखते हैं इनका, जैसा कि मैं कंप्लीट मैकेनिज्म यहाँ पर शो कर चुका हूँ इस एंजाइम का डायग्रामेटिकली, लेकिन थोड़ा मैं इनकी एक्टिविटी यहाँ पर लिख चुका हूँ। इनका मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्टिविटी, कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम किस तरह अपना एक्टिविटी करता है, इनका एक मैकेनिज्म, तरीक़ाकार किस तरह है। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये, डीएनए पॉलीमरेज 3 इज़ अ ह्यूज डाइमर मॉलिक्यूल, दैट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स दैट फर्दर कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब यूनिट्स। पहली बात ये कि ये जो एंजाइम है ना डीएनए पॉलीमरेज 3, ये एक बड़ा डाइमर मॉलिक्यूल है। इसलिए डाइमर कहते हैं कि इनमें 2 यूनिट्स होते हैं और ये फर्दर सेवरल सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। 2 मेन यूनिट्स पर ये मुश्तमिल होता है और फर्दर सेवरल यूनिट्स पर ये मुश्तमिल होता है ये एंजाइम। सेकंड पॉइंट ये कि ये क्या करता है, इट कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट स्टार्ट नहीं करता। इट कैन ऐड अ न्यूक्लियोटाइड ऑन टू अ प्री एग्जिस्टिंग 3 प्राइम OH ग्रुप एंड देयरफॉर नीड्स अ प्राइमर टू परफॉर्म इट्स प्राइमेज एक्टिविटी। ये क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। कहाँ पर, पहले ही से मौजूद जो 3 प्राइम OH ग्रुप होता है वहाँ पर पहले ही से वहाँ पर मौजूद, वहाँ पर इनको 3H OH ग्रुप के साथ
प्री एग्जिस्टिंग यहाँ पर जो पड़े हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है और इसलिए इनके लिए ये इनके लिए प्राइमर की ज़रूरत होती है, इनके साथ प्राइमर की इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड पॉइंट ये, it always adds nucleotide at 3 end of primer so the direction of replications become 5 to 3। इन ये 5 to 3 इनकी रिप्लिकेशन बन जाती है डायरेक्शन की रिप्लिकेशन का। ये इसमें जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इसे डायग्रामेटिकली समझा चुका हूँ। तो इसलिए 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में ये क्या करता है, अपना फंक्शन अपना काम करता है। और ये 3 से प्राइमर के अगर हम लोग देखें तो प्राइमर से 3 to 5 डायरेक्शन में जाता है, लेकिन प्राइमर से आगे जाकर जो नया स्ट्रैंड बनाएगा तो वो 5 to 3 होगा। अब क्या है, वन ऑफ इट्स सब यूनिट्स आल्सो पोजेस एबिलिटी टू रिमूव रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स इफ इट इज़ एडेड मिस्टेकनली। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। यानी ये प्रूफ रीडिंग का काम भी करता है क्योंकि ये 2 यूनिट से बना हुआ होता है, इसलिए ये क्या करता है, इनके चूँकि 2 यूनिट से बना हुआ होता है, इनका जो एक यूनिट है, एक सब यूनिट था, उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, ये काबिलियत है कि वो क्या करता है, जब डीएनए के ऊपर गलती से मिस्टेकनली कुछ रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाए तो उसको रिमूव करता है। यानी ये प्रूफ रीडिंग करता है, रीडिंग की प्रूफ करता है इसको कंप्लीटली अच्छी तरह। तो इसलिए प्रूफ रीडिंग का काम भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट क्या करता है, बोथ यूनिट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 और इंटरलिंक्ड बाय अ स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन। इनके डीएनए पॉलीमरेज 3 यूनिट्स के दोनों जो स्ट्रैंड है ना, यानी और वो दोनों डीएनए के दोनों यूनिट, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम के दोनों यूनिट्स आपस में लिंक होते, जुड़े हुए होते हैं, इंटरलिंक होते हैं छोटे से पॉलीपेप्टाइड चेन के ज़रिए से। पॉलीपेप्टाइड चेन के ज़रिए से आपस में इंटरलिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फर्स्ट, इनका जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट वर्क ऑन वन टेम्पलेट। इनका जो फर्स्ट यूनिट है वो एक टेम्पलेट के ऊपर काम करता है, वर्क करता है, एंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज अ डाटर स्ट्रैंड्स टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करते बनाता है डाटर स्ट्रैंड को किसकी तरफ, रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ। और रेप्लिकेशन फॉर्क कंटिन्यूसली, दिस कंटिन्यूअस ग्रोइंग डाटर स्ट्रैंड इसका लीडिंग स्ट्रैंड, और इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली ग्रोइंग डाटर स्ट्रैंड होता है, और इसको कौन करता है, इस डीएनए पॉलीमरेज 3 के जो फर्स्ट यूनिट है, ये काम इसी का होता है, ये इनको सिंथेसाइज करता है। और इनका जो दूसरा यूनिट है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज का जो दूसरा सब यूनिट, इनका जो दूसरा सेकंड यूनिट है, वो क्या करता है, व्हाइल द सेकंड यूनिट वर्क ऑन दी टेम्पलेट। दूसरा इनका सेकंड यूनिट काम करता है टेम्पलेट पर, दूसरे टेम्पलेट के ऊपर, दूसरे ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर, एंड सिंथेसाइज अनदर डाटर स्ट्रैंड, और दूसरा डाटा स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। लेकिन वो क्या था, टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क का, और ये क्या है, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क का। एक था टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, और ये है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क का। एज द 2 यूनिट्स आर इंटरलिंक, जैसा कि दोनों यूनिट आपस में इंटरलिंक होते हैं, सो द सेकंड यूनिट इज अलाउड टू पॉलीमराइज डाटर स्ट्रैंड्स अप टू अ स्पेसिफिक लेंथ, देन इट हैज़ टू जंप बैक। अब ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा समझना है। इनका जो सेकंड, जैसा कि दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं, तो इसलिए सेकंड यूनिट क्या करता है, पॉलीमराइज करता है डाटर स्ट्रैंड को, लेकिन एक स्पेसिफिक लेंथ तक। अब मैं इस तरह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही वो स्पेसिफिक लेंथ के साथ डाटा स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करेगा, इसके बाद ये वापस जंप बैक करेगा। और ये जो जंप बैक है ना, वो अगर हम लोग प्रोकैरियोट के अंदर देखें तो ये 100 से 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स जंप बैक करता है इन प्रोकैरियोट में। ये तकरीबन 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड पीछे जंप करता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये क्या करता है, ये 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स बैकवर्ड यूकैरियोटिक्स में ये जंप करता है। तो इसलिए ये मैं सेकंड यूनिट की बात कर रहा हूँ, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को बनाता रहता है, इसलिए वो आपस में जंप करता रहता है। तो इसलिए जंप बैक टू अ न्यू प्राइमर की तरफ ये जंप बैक करेगा टू परफॉर्म पॉलीमराइजेशन अगेन, दोबारा पॉलीमराइजेशन को परफॉर्म करने के लिए। देयरफॉर दिस डाटर स्ट्रैंड ग्रोज डिसकंटिन्यूसली, इसलिए ये जो डाटर स्ट्रैंड होता है ना, ये डिसकंटिन्यूसली ग्रो करता है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क बाय फॉर्मिंग शॉर्ट फ्रेगमेंट्स इंटरेक्टेड बाय प्राइमर कॉल्ड ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ये चूँकि डिसकंटिन्यूसली बनता जाता है और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स भी बनाता रहता है, जिसके अंदर इंटरप्ट होता है प्राइमर, इनके अंदर बीच में मौजूद होता है, और इनके शॉर्ट फ्रेगमेंट्स को हम लोग ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और ये जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड्स हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर समझाता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ
कि ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड, ये कंटिन्यूसली इस तरह बन जाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम का फर्स्ट यूनिट इसको बनाता है कंटिन्यूसली अलोंग द टेम्पलेट। और यहाँ पर जब प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर आता है तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर ऐड करता है, जैसा कि यहाँ पर पहले से मौजूद था एडेनिन, थियामिन, गुआनिन। इनके अपोजिट में इनके यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज किया, यूरासिल या यूरासिल, जैसे का नेम यूरासिल होता है, तो ये यूरासिल यहाँ पर क्या है, एडेनिन, और यहाँ पर फिर क्या है, साइटोसिन। अब ये क्या है, प्राइमर है। जब प्राइमर यहाँ पर ऐड हो जाता है ना, यानी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, इसके बाद ये स्ट्रैंड इस तरह कंटिन्यूसली बन जाता है टूवर्ड्स रिप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या है, रिप्लिकेशन फॉर्क है। ये वाई शक्ल का जो देगा ये रिप्लिकेशन फॉर्क कहलाता है, जिस तरह की ये वाई का शेप होता है। ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड को कंटिन्यूस हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये कहलाता है डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। ये जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है इसको हम लेगिंग स्ट्रैंड। ये ओवरऑल ये ब्लू कलर का ये ओवरऑल लेगिंग स्ट्रैंड है। ये डिसकंटिन्यूस होता है, एक फ्रेगमेंट में दूसरे फ्रेगमेंट में इस तरह पड़ा हुआ होता है। हर एक फ्रेगमेंट को हम लोग कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट। ये भी एक ओकाज़की फ्रेगमेंट है, ये ओवरऑल ओकाज़की फ्रेगमेंट, ये भी ओकाज़की फ्रेगमेंट है। जब यहाँ पर प्राइमर ऐड हो जाता है, यहाँ पर जब प्राइमर ऐड हो जाता है तो फिर क्या करता है, फिर ये डीएनए यहाँ पर आ जाता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 इनका सेकंड यूनिट यहाँ पर फंक्शन शुरू कर देता है। एडेनिन गुआनिन के खिलाफ आता है साइटोसिन को, साइटोसिन के खिलाफ गुआनिन को लाता है न्यूक्लियोटाइड्स को। एडेनिन के अपोजिट फिर क्या लाता है, थायमिन, और थायमिन के अपोजिट एडेनिन। अब ये प्राइमेज का जो सेकंड यूनिट बैक पेयर क्या करेगा, जंप करेगा सेकंड प्राइमर की तरफ। यहाँ से फिर ये स्टार्ट करेगा क्या, पॉलीमरेज एक्टिविटी को इस तरह बनाता है। ये जो आपस में होते हैं, यानी एडेनिन ने आपस में बना होता है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये ओवरऑल क्या था, पॉलीमराइजेशन फेज़। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ में क्या होता है, टर्मिनेशन फेज़ में सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर जो प्राइमर होते हैं ना, इसको रिमूव करना होता है। और जब ये रिमूव हो जाए तो ये स्ट्रैंड को आपस में इसके साथ मिलाना होता है, यानी इस स्ट्रैंड में ये रिमूव हो जाते हैं प्राइमर एंड के बीच से, और ये इस स्ट्रैंड को आगे एक्सटेंड किया जाता है एक खास एंजाइम के ज़रिए से, और इसके साथ मिला दिया जाता है ताकि इस तरह कंटिन्यूस बन जाए। इसलिए इस टर्मिनेशन फेज़ कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह होगा जैसा कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, जैसे कि ये भी प्राइमर है, इनके बीच में प्राइमर पड़ा हुआ होता है। ये इस तरह स्ट्रैंड को, जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना, लेगिंग स्ट्रैंड, जो कि न्यू डॉटर स्ट्रैंड यहाँ पर बन जाता है, इसको इस तरह एक्सटेंड करता रहता है, एक्सटेंड इसके ऊपर। अब एक्सटेंड इस तरह करता है कि वो इनके आगे जो प्राइमर है इसको रिमूव करता रहता है। रिमूव इस तरह करेगा कि इनके, जैसे कि मैं इसको अगर बड़ा कर लो इस प्रोसेस को, तो यहाँ पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, ये इस तरह करेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि प्राइमर से इस तरह का इनके न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेगा, इनके पेयर्स को इस तरह क्या करेगा, इनके न्यूक्लियोटाइड्स को क्ल्यूज करेगा, रिप्लेस करेगा, और यहाँ पर इनके स्ट्रैंड इस तरह एक्सटेंड करेगा 5 to 3 प्राइम, और ये भी 5 to 3 प्राइम है। तो 3 प्राइम के अंदर इनके इस तरह आगे एक्सटेंड करेगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड करेगा, और इसके न्यूक्लियोटाइड्स को क्ल्यूज करेगा प्राइमर के। तो ये इनका फंक्शन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का, क्लीव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम प्राइमर, ये रिप्लेस करता है न्यूक्लियोटाइड्स को प्राइमर से। एंड सेकंड फंक्शन ये एक्सटेंड ओकाज़की फ्रेगमेंट, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को एक्सटेंड करता रहता है। तो आखिर में जैसे ही प्राइमर कंप्लीटली आखिर में जैसे कि रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है और क्या करता है, जॉइन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। डीएनए लाइगेज जब यहाँ पर आता है ये एंजाइम, तो यहाँ पर क्या करता है, इस फ्रेगमेंट्स को, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को इसके साथ ज्वाइन करता है। ज्वाइन इसलिए करेगा क्योंकि इनके बीच अब प्राइमर मौजूद नहीं है। इनके सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्ल्यू हो गए, निकल गए, ब्रेक डाउन हो गए, रिमूव हो गए। तो इसलिए जब ये प्राइमर ही नहीं रहा, क्योंकि प्राइमर ही कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ही होते, कोई नया चीज़ नहीं होता, तो इसलिए इसके साथ अटेंड हो जाता है। तो इसका ओवरऑल जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड था वो भी कंटिन्यूस बन जाता है, किसमें 5 to 3 प्राइम में, और ये क्या था 3 to 5। तो ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ाना मैं चाहूँगा। टर्मिनेशन फेज, इसमें कोई टर्मिनेशन फेज इज करेक्टराइज्ड। टर्मिनेशन फेज क्या होता है, टर्मिनेशन फेज इज करेक्टराइज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर्स बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए टर्मिनेशन फेज इज करेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर्स बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, by DNA nucleotide and joining of Okazaki fragments in lagging strand to form a continuous strand। इस तरह continuous strand क्या बनाता है, DNA polymerase 1 एंजाइम के जरिए से ये प्राइमर्स क्या करता है, इनके रिप्लेस करता है और Okazaki फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है। The replacement of primer by DNA nucleotides is carried by the DNA polymerase 1। ये एंजाइम का असल फंक्शन इसका होता है, इनके प्राइमर के रिप्लेसमेंट को ये करता है।
डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना प्राइमर की, इसको रिप्लेस करता है। और इसको क्या करता है, ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। दैट इज़ अ डुअल फंक्शन, के दो फंक्शन होते हैं, डुअल फंक्शन होते हैं, such as that is besides polymerase it also acts as a exonuclease. It is attached to the 3' end of Okazaki fragments where it adds DNA nucleotides so that it can extend, while on the other hand it cleaves nucleotide from 5' end of the primer. In this way primer are removed and each Okazaki fragment is extend up to the next Okazaki fragments, बट दे डू नॉट जॉइन टुगेदर, वो आपस में ज्वाइन नहीं होते। ज्वाइन करने के लिए इसको ज़रूरी है कि यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम आ जाए और इसको आपस में ज्वाइन कर ले। मैंने बताया इनके डुअल फंक्शन इसलिए कि ये या एक तरफ ये क्ल्यू करता है प्राइमर से इनके न्यूक्लियोटाइड्स को, दूसरी तरफ ये कोज़ाकी फ्रेगमेंट को एक्सटेंड करता है। ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इन्हें अटैच टू द 3' एंड ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है यहाँ पर 3' एंड पर ही अटैच होता है इस तरह, इसलिए इसको एक्सटेंड करता रहता है और इसको 5' एंड पर इसको रिमूव करता रहता है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस था इनके, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ा, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसको क्या किया, डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। खुदा हाफिज़।